नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन में हम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को यानी आज 2 अक्टूबर को राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 153वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इमरान ने 20 अगस्त को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी के बारे में टिप्पणी की। नॉर्थ कोरिया ने शनिवार सुबह यानी कि एक बार फिर बैलिस्टिकल मिसाइल का परीक्षण किया। साउथ कोरिया आर्मी ने इसकी जानकारी दी है। अमेरिका का दक्षिण पूर्व क्षेत्र तबाह हो गया है। तूफान यान ने खासकर फ्लोरिडा में कहर बरपा रखा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 बड़े सड़क हादसे शनिवार देर रात को हुए, जिसमें से कुल 31 लोगों की जान चली गई। तो चलिए बुलेटिन की खबरों को देखते हैं विस्तार से और बात करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की 153वीं जयंती के अवसर पर दिल्ली के राजघाट पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्र को बधाई देते हुए भारत के राष्ट्रपति ने कहा कि यह सभी के लिए गांधी के जीवन के मूल्यों, शांति, समानता और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए खुद को फिर से समर्पित करने का अवसर है। इस वर्ष इसे देखना है एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि राष्ट्र स्वतंत्रता के 75 वर्ष के अवसर पर अमृत महोत्सव मना रहा है। यह समय है हम सभी के लिए गांधी जी के भारत के सपने को साकार करने की दिशा में काम करने का। राष्ट्रपति ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर दिल्ली के विजय घाट पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को यानी कि आज राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 153वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर भजन कार्यक्रम भी रखे गए थे। वहीं बापू को श्रद्धांजलि देने से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया। उन्होंने ट्वीट कर इस बार की गांधी जयंती को बेहद खास बताया है। उन्होंने लोगों को गांधी जयंती के महत्व भी समझाया। बता दें कि गांधी जयंती हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के रूप में मनाई जाती है, जिन्होंने अपना जीवन स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष को समर्पित कर दिया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए एक ट्वीट भी किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि गांधी जयंती पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि। यह गांधी जयंती और भी खास है क्योंकि भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। मैं लोगों से हमेशा बापू के आदर्शों पर चलने की अपील करता हूँ। मैं सभी को गांधी जी की श्रद्धांजलि के रूप में खादी और हस्तशिल्प उत्पादन खरीदने का भी आग्रह करता हूँ। पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी सादगी और निर्णायकता के लिए पूरे भारत में सराहा जाता है। हमारे इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण समय में उनका कठिन नेतृत्व हमेशा याद किया जाएगा। जयंती पर उन्हें शत शत नमन भी अर्पण किए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान ने खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार इमरान ने 20 अगस्त को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी के बारे में टिप्पणी की थी। इस मामले में इस्लामाबाद में मरगल्ला थाने के मजिस्ट्रेट ने वारंट जारी करने का आदेश दिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के प्रमुख इमरान खान के खिलाफ, जिसके बाद उन्होंने कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 अगस्त को अतिरिक्त जिला एवं स्वतंत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी ने के बारे में टिप्पणी करने पर इस्लामाबाद के मरगला थाने में एक मजिस्ट्रेट ने इमरान खान के खिलाफ यह वारंट जारी किया है। इमरान खान पिछले कुछ समय से तरह तरह के मुद्दों से घिरे हुए हैं। इससे पहले भी उसके खिलाफ अधिकारियों और जजों को धमकाने के मामले में दर्ज है। इस संबंध में कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। इसके खिलाफ इस्लामाबाद के मजिस्ट्रेट अली जावेद ने भी मामला दर्ज किया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि वह भविष्य में ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे किसी भी अदालत और न्यायपालिका, खासकर निचली न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें पिछली सुनवाई में अदालत के सामने जो कहा था उसका उन्होंने पूरी तरह से पालन किया है और अदालत की संतुष्टि के लिए इस संबंध में आगे की कार्रवाई करने के लिए तैयार है। वहीं माफी मांगने को भी वह तैयार है। नॉर्थ कोरिया ने शनिवार सुबह ही एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। साउथ कोरिया आर्मी ने इसकी जानकारी दी है। उसने एक बयान में कहा कि नॉर्थ कोरिया ने प्योंगयांग के सुनान क्षेत्र से ईस्ट में भी 2 मिसाइलें दागी हैं।
ईस्ट सिकोशी ऑफ जापान भी कहा जाता है। जापान आर्मी ने भी इसकी पुष्टि की। एक हफ्ते में ये चौथा मिसाइल टेस्ट है। इससे पहले 25 सितंबर, 28 और 19 सितंबर को एक मिसाइल दागी गई थी। ये टेस्टिंग अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बीच और अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के विजिट के बाद की गई थी। 5 साल में पहली बार इस क्षेत्र में तीनों देश मिलिट्री डील कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस परीक्षण की वजह साउथ कोरिया और अमेरिका के नजदीकी रिश्ते हैं। कमला हैरिस 28 सितंबर को साउथ कोरिया की राजधानी सियोल पहुंची थी। यहाँ से वह जगह गई जिसे DMZ या डिमिलिटाइज्ड जोन कहते हैं। यह वो जगह है जहाँ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया भी सीमाएं मिलती हैं। यहाँ से नॉर्थ कोरिया की बॉर्डर महज 50 मीटर दूर है। बॉर्डर पर एक हिस्सा ऐसा है जहाँ नॉर्थ और साउथ कोरिया के आर्मी अफसरों को छोटे छोटे केबिन बने हुए हैं। उन्होंने साउथ कोरिया के सैनिकों से मुलाकात भी की थी। 19 सितंबर को हैरिस के अमेरिका रवाना होने के तुरंत बाद ही नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल का परीक्षण किया था। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा, हाल ही में नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच तनाव बढ़ गया है। यूएस प्रेसिडेंट हैरिस के साउथ कोरिया दौरे के बाद 2 बार मिसाइलें दागी गई। कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कानून का उल्लंघन किया है। इसके दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका का दक्षिण पूर्व क्षेत्र तबाह हो गया है। तूफान यान ने खासकर फ्लोरिडा में कहर बरपा रखा है। अब यह तूफान साउथ कैरोलिना की तरफ बढ़ रहा है। समुद्र से नावें सीधे लोग तक घर पहुंच गई है। छोटे विमान पार्किंग क्षेत्रों से फिसलकर खाइयों में उतर गए हैं। कहीं कहीं ये सड़क के किनारे पड़े मिले हैं। बिजली के खंभे नीचे हैं। मोबाइल सेवा ठप होने से संचार व्यवस्था ठप हो गई है। फ्लोरिडा में फंसे लोग की मदद के लिए बचाव दल कड़ी मेहनत कर रहे हैं। फ्लोरिडा राज्य में 1.8 मिलियन लोग तूफान की बिजली कटौती के कारण अंधेरे में रहने पर मजबूर हुए हैं। तूफान यान ने 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ फ्लोरिडा के तट पर दस्तक दी और तब से भारी बारिश हो रही है। फ्लोरिडा के कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। जानकारों का अनुमान है कि इस तूफान से $260 अरब से ज्यादा नुकसान हुआ है। फ्लोरिडा में तूफान अब तक 25 लाख से ज्यादा लोगों के घर तबाह कर चुका है। घरों और इमारतों में फंसे हजारों लोगों को बचाने के लिए बचाव दल काम कर रहा है। नेशनल हरिकेन सेंटर ने भविष्यवाणी की है, तूफान यान शुक्रवार को दक्षिण कैरोलिना में दस्तक दे सकता है। यान को अमेरिकी इतिहास के सबसे खतरनाक तूफानों में से एक माना जाता है। दक्षिण कैरोलिना तट के लिए तूफान की चेतावनी जारी की गई है। दक्षिण कैरोलिना से वर्जीनिया तक 8 इंच तक बारिश हुई, जिससे बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। तूफान से पहले अधिकारियों ने आपात अलर्ट जारी किया था। तूफान यान ने दक्षिण पूर्व राज्य फ्लोरिडा, जॉर्जिया और दक्षिण कैरोलिना में लाखों लोगों को प्रभावित किया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 बड़े सड़क हादसे शनिवार देर रात को हुए, जिसमें कुल 31 लोगों की जान चली गई। पहला सड़क हादसा कानपुर साड थाना क्षेत्र के कोरथा गांव निवासी श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्राली के फतेहपुर में चंडिका देवी मंदिर गए थे। लौटते समय साड और गंभीरपुर गांव के बीच सड़क किनारे तालाब में ट्राली पलटने से 26 लोगों की मौत हो गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली 40 लोग सवार बताए जा रहे थे। वहीं उसके बाद अहिरवा फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार ट्रक ने लोडर को टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोगों की मौत बताई जा रही है। वहीं 7 से 8 लोग गंभीर हैं। सभी विंध्याचल मुंडन के लिए जा रहे थे। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद और राहत बचाव का कार्य जारी है। महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों के फोन पर हेलो की जगह वंदे मातरम बोलने का आदेश सपा नेता अबू आसिम आजमी ने विरोध किया है। सरकार के इस आदेश को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जानबूझकर ऐसा आदेश निकाला ताकि हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार आए। अबू मुस्लिम ने कहा कि हम देश प्रेम करते हैं, लेकिन केवल अल्लाह के सामने सिर झुकाते हैं। हम कभी भी वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने गांधी जयंती से सभी सरकारी कर्मचारी को फोन में हेलो की जगह वंदे मातरम बोलने का आदेश दिया है। समाजवादी पार्टी नेता अब असीम आजमी ने कहा कि मैं सीएम से पूछना चाहता हूं कि आप हमेशा बाला साहेब की तरह जय महाराष्ट्र बोला करते थे, तो फिर बीजेपी और आरएसएस के दबाव में आकर इसे छोड़ने के लिए क्यों कर रहे हैं? जय महाराष्ट्र बोलने देशद्रोह है क्या? उन्होंने आगे कहा कि हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बोलते हैं, जय हिंद बोलते हैं। क्या इससे कहीं भी देश के खिलाफ नफरत नजर आती है? अगर कोई सच्चा मुसलमान है तो वह खुदा के अलावा किसी के आगे सिर नहीं झुकाएगा और इसमें देशद्रोह नहीं है। महाराष्ट्र में सांस्कृतिक मामलों में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने 14 अगस्त को आदेश जारी किया था। इसमें राज्य सरकार के सभी अधिकारियों को कार्यालयों में फोन कॉल उठाने पर हेलो की बजाय वंदे मातरम कहना अनिवार्य किया गया था।
मुनगंटीवार का कहना है कि हेलो जैसे शब्द विदेशी, ऐसे में इन शब्दों का त्याग करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि हर भारतीय की भावना भी है। वो नहीं, वंदे मातरम बोलो, बार कोई है ये नहीं कहेगा वो देशभक्तों का गीत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इंडोनेशिया में एक फुटबॉल मैच के दौरान हुई भगदड़ में 127 लोग मारे गए, 180 लोग घायल हुए। घटना शनिवार रात पूर्वी जावा कुजुरुहान स्टेडियम में हुई। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडोनेशिया की BRI लीग पहले में अरिमा FC और परसिबाया के बीच मैच चल रहा था। परसिबाया की टीम हार गई। मैच हारने वाली टीम को समर्थक मैदान में घुस आए। इन्हें रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस छोड़नी पड़ी, जिससे भगदड़ मच गई। पुलिस ने बताया कि घटना में 127 लोगों की मौत हो गई है, इनमें से 2 पुलिस अधिकारी हैं। स्टेडियम के अंदर मौके पर ही 34 लोगों की मौत हो गई और बाकी का अस्पताल में हुई है। घटना के वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें फैंस ने सुरक्षा कर्मियों पर सामान फेंकते दिख रहे हैं। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और आंसू गैस के घोड़े छोड़े। इंडोनेशिया के फुटबॉल संघ ने बयान जारी कर घटना पर दुख जताया है। PSSI ने कहा कि खेल के बाद जो हुआ उसकी जांच की जा रही थी और इसके लिए एक टीम मलंग के लिए रवाना हो गई। पीटी लीगा इंडोनेशिया बारूम के अध्यक्ष अहमद हदई लुकिता ने कहा कि हम घटना का गहरा दुख है। उम्मीद है कि यह हम सभी के लिए एक सबक होगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जब सोच सुंदर होगी तभी तो देश सुंदर होगा। JSW Paints, think beautiful। के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे की खबर की। बात करते हैं पंजाब के सीएम भगवंत मान गुजरात में झूमते नजर आए। उन्होंने स्टेज पर चढ़कर गरबा किया। इसके बाद वहां मौजूद हुजूम की फरमाइश पर भगवंत मान भंगड़ा डालते भी नजर आए। भगवंत मान आजकल आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के साथ गुजरात दौरे पर है। आम आदमी पार्टी लगातार यह चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से बाहर पहली बार पंजाब में सरकार बनाई है। इसके बाद आपकी नजर गुजरात पर है। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने खुद यहां प्रचार की कमान संभाल रखी है, जिसमें वह पंजाब के सीएम भगवंत मान का भी साथ ले रहे हैं। गुजरात में जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं। भगवंत मान से पहले पंजाब में कांग्रेस सरकार के सीएम चरणजीत चन्नी भी भंगड़ा को लेकर खूब चर्चा में रहे। उन्होंने कपूरथला स्थित पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भंगड़ा किया था। इसके बाद वह अक्सर कई मंचों पर भंगड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। तिब्बत के लोगों ने नई दिल्ली में स्थित चीनी दूतावास के बाहर तिब्बत की फ्री करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि इस काम के लिए भारत सरकार समर्थन दे। यह पहली बार नहीं है जब तिब्बती चीनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में स्थित चीनी दूतावास के बाहर शनिवार को तिब्बत के युवाओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने तिब्बत को चीन से आजाद करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी मांग को लेकर भारत सरकार उनका समर्थन करे। तिब्बत के लोगों ने नई दिल्ली में स्थित चीनी दूतावास के बाहर तिब्बत को चीन से आजाद करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। एक तिब्बती प्रदर्शनकारी ने कहा कि हमारी मांग है कि तिब्बत फ्री हो और इस मांग को भारत सरकार समर्थन दे। चीन को रोकने की जरूरत है। DNA को जुटाना और हत्याओं को रोकना चाहिए। बाद में इन प्रदर्शनकारियों का पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यह पहली बार नहीं है जब तिब्बती चीनी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले साल भी तिब्बतियों ने दूतावास के बाहर आवाज उठाई थी और तिब्बत की आजादी की मांग की थी। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और बाद में उस पर राज करने लगा। साल 1959 में तिब्बती विद्रोह में
तिब्बती लोगों और चीनी सेना के बीच हिंसक झड़पें देखी गई थी। वहीं बात करें 17 मार्च को दलाई लामा ने तिब्बत छोड़कर भारत से राजनीतिक शरण मांगी थी और वो अपने हजारों अनुयायियों के साथ भारत में आकर बस गए। इसके बाद तिब्बत का चीनीकरण शुरू हो गया और तिब्बत की भाषा, संस्कृति, धर्म और परंपरा सबको निशाना बनाया गया है। ज्यादा से ज्यादा चीनियों को बसाकर वहां की डेमोग्राफी को चेंज कर दिया गया। बात करें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नवरात्रि के उत्सव में शामिल होने के लिए कम से कम 50 राजदूतों एवं उच्चायुक्तों के साथ शनिवार को गुजरात में वडोदरा पहुंचे। गुजरात के वडोदरा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मां अंबा की आरती की और नवरात्रि उत्सव में हिस्सा भी लिया। गुजरात के राज्यसभा सदस्य जयशंकर ने वडोदरा पहुंचने के बाद ट्वीट किया, नवरात्र का अनुभव लेने के लिए वडोदरा पहुंचे राजदूत और उच्चायुक्त को देखकर बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि रात को गरबा का आनंद लेने के लिए करीब 50 राजदूत एवं उच्चायुक्त उनके साथ रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा, रविवार को वे सभी लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और अन्य आकर्षक चीजों को देखने के लिए केवड़िया जाएंगे और वे रात्रि विश्राम भी यही करने वाले हैं। गुजरात को समझने के खातिर यह उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। भारत में अफगानिस्तान के राजदूतों फरीद वामुद्दईज ने इस मौके पर कहा कि आज हम गुजरात आए और गरबा महोत्सव में हिस्सा लिया। आप लोगों ने बहुत ज्यादा मोहब्बत दी है। मैं अफगानिस्तान की तरफ से सारे गुजरातियों को धन्यवाद कहूंगा कि उन्हें हमें मान सम्मान और मोहब्बत दी। देश में ही विकसित लाइट कपैक्ट हेलीकॉप्टर सैन्य बलों में शामिल होने जा रहा है। यह पहला मौका है जब वायुसेना और थल सेना दोनों ही HCH के ऑपरेट करेगी। 3 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने 90 से वायुसेना दिवस से पहले जोधपुर में औपचारिक रूप से 10 LCH को शामिल करने जा रही है। बाकी 5 थल सेना को दिए जाएंगे। आर्मी एविएशन के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल A.K. सूरी ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से पहला LCH प्राप्त किया। यह हेलीकॉप्टर कम गति के वायुसेना से लेकर ड्रोन जैसे ऑब्जेक्ट को भी मार गिराएगा। करीब 3,885 करोड़ रुपए की लागत से बने 15 LCH फौज में 3 अक्टूबर को शामिल हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोधपुर के एयरबेस पर यह हेलीकॉप्टर शामिल करेंगे। LCH सेना को मिलने के बाद 2 दशक पुरानी यह मांग पूरी हो जाएगी। हाल ही में चीन में LCH पर तनातनी की स्थिति के दौरान इस हेलीकॉप्टर की बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की गई थी। यह हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने विकसित किया है। यह अत्याधुनिक राडार वार्निंग सेंसर, MSW 300 मिसाइल, MSWS 310 लेजर वार्निंग सेंसर लेस है। LCH में 8 हेलीकॉप्टर लॉन्च हेलिना एंटी टैंक मिसाइल, 4 फ्रांस निर्मित MBDA एयर टू एयर मिसाइलें, 4 रॉकेट पॉड्स लगाए जा सकते हैं। इसकी कैनन से हर मिनट 750 गोलियां दागी जा सकती हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में अब 2 ही उम्मीदवार बचे हैं। झारखंड में पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी का नामांकन रद्द हो गया है। चुनाव प्राधिकारी मधुसूदन मिस्त्री ने बताया 20 फॉर्म जमा हुए थे। जांच में 4 खारिज हो गए हैं। इनमें हस्ताक्षर से जुड़ी विसंगतियां थी। त्रिपाठी ने एक ही पर्चा भरा था जो प्रस्तावक के हस्ताक्षर का मिलना न हो और हस्ताक्षर का दोहराव होने के खारिज हो गया। इसके बाद मैदान में मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर रह गए। मिस्त्री ने कहा कि नाम वापसी की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है। कोई एक नाम पर वापसी नहीं लेता तो वोटिंग की तैयारी होगी। इस बीच खड़गे ने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके चलते उनकी नई जगह नए नेता तलाश शुरू की गई है। इसे सदन में आकर सरकार विपक्ष के एकजुट हमले पर फंस रही है। यह संख्या बल काटेगा है। नेता प्रतिपक्ष के लिए भी 4 दावेदार सूत्रों के अनुसार इसके लिए वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल वासनिक एवं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का नाम दावेदारों में है। अध्यक्ष पद के लिए खड़गे की उम्मीदवारी के बाद दिग्विजय ने अपना नाम वापस ले लिया था। G23 की मुखर आवाज रहे थरूर अध्यक्ष उम्मीदवार बनते ही बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार और कांग्रेस का DNA एक है। बात गांधी परिवार बड़ा एसेट थे। थरूर ने कहा कि मैं केरल में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर आया हूँ। मैंने लोगों को राहुल गांधी के प्रति उत्साह देखा है। कांग्रेस का जो नया अध्यक्ष चुनकर आए उसे भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ानी चाहिए। केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान ने कहा कि हमें अपने ताकत को इतना बढ़ाना होगा कि हम आतंकवाद जैसे बीमारियों से लड़ सके। हालांकि हमें ध्यान रखना होगा कि इसमें किसी का नुकसान न हो। गांधी जयंती के मौके पर राष्ट्रवाद और इसके महत्व पर चर्चा करते हुए खान ने कहा, हम बंटवारे का भूल गए हैं। हम अब अपने निर्माण और विकास में लगना चाहते हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी इसे भूलने नहीं देता।
वह रोज कश्मीर में आतंकवादी भेजता है और हम इसे बंटवारे का अनसुना मुद्दा बताते हैं। उन्होंने कहा, यह आज की नहीं बल्कि बहुत पुरानी बीमारी है। हमें अपनी ताकत इतनी पैदा करनी चाहिए कि इन बीमारियों से लड़ सके और किसी को नुकसान पहुंचने के न पहुंचे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती तथा देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 118वीं जयंती पर देश ने महान विभूतियों को नमन करा है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में सहयोग के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा जय जवान जय किसान का नारा बुलंद करने वाले लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के हरजतगंज में जीपीओ पार्क प्रांगण में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर उनको नमन करने के बाद हरजतगंज के ही खादी भवन में आयोजित कार्यक्रम में देश की आजादी में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाल बहादुर शास्त्री भवन में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जीपीओ पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तथा कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह व ए.के. शर्मा भी थे। विधायक आशुतोष टंडन के साथ लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया ने भी जीपीओ पार्क में बापू के प्रिय भजनों को सुना। देश की आजादी के महानायक विगत सदी के एक महानायक के रूप में जिन्हें पूरी दुनिया बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ स्मरण करती है, ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर बापू के श्री चरणों में नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से बापू को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लोकल है, उसके लिए हम वोकल बने, अपनी बात पर गौरव की अनुभूति करें। बापू यही तो कहते थे, खादी भारत के स्वावलंबन का आधार बना, स्वदेशी का आधार बना, सम्मान का आधार बना। ग्रामीण क्षेत्र में आज जो कार्य चल रहे हैं, एक ग्राम स्वराज की उस परिकल्पना को जो कभी बापू ने देखा था, उसको साकार करता है। यही तो आत्मनिर्भर गांव है, यही तो स्वावलंबन का आधार बनेगा। और वही कार्य बापू ने जो प्रेरणा दी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने के इस बड़े अभियान को लेकर के केंद्र और राज्य सरकार। दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में शनिवार रात एक व्यक्ति की सड़क पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सुंदर नगरी निवासी मनीष के रूप में हुई है। पुलिस ने शक के आधार पर आलम, बिलाल और फैजान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आपसी रंजिश के चलते इसे वारदात का अंजाम दिया गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि गली में कुछ लोग आते हैं, दूसरी तरफ से मनीष आ रहा है। ये लोग अचानक मनीष को पकड़ लेते हैं और इसे थप्पड़ मारने लगते हैं। इसके बाद उस पर लगातार चाकू से वार करते हैं। इस दौरान बाइक और कुर्सी पर बैठे दो लोग पूरा वाकया देख रहे हैं, लेकिन कोई मनीष को बचाने के लिए आगे नहीं आता है। कुछ लोग पास से भी गुजर रहे हैं, लेकिन बस देखते ही रहे, किसी ने दखल नहीं दिया। दरअसल 1 साल पहले मनीष का फोन लिया गया था। कासिम और मोहसिन नाम के युवकों ने गले और पेट में चाकू मारकर इसे वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। कासिम और मोहसिन के परिवार वाले लगातार मनीष पर केस वापस लेने का दबाव बना रहे थे। मनीष को शनिवार इस केस में पेश होना था। कासिम मोहसिन की फैमिली ने कहा था कि अगर केस वापस नहीं लिया तो वो मनीष की हत्या कर देंगे, लेकिन मनीष कोर्ट में पेश हुआ और अपने बयान दर्ज कराए, लेकिन इसके 3 दिन बाद घर के सामने ही उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल तीनों आरोपियों का गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ जारी है। कानपुर में शाड़ भीतरगांव मार्ग पर शनिवार शाम भीषण सड़क हादसा हो गया है। ग्रामीणों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली भारी क्षति में जा गिरी है। हादसे में 26 लोग की मौत हो गई है और 3 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद खंती को सभी को लेकर निकाला जा सका। घटना देख और सुनकर को रेटिंग खड़े हो गए। ट्रैक्टर पर करीब 50 लोग सवार थे और इस लापरवाही को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इस हादसे को लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद ट्विटर कर अपील की है कि ट्रैक्टर का इस्तेमाल सवारियों की ढुलाई के लिए नहीं किया जाए। सीएम योगी ने लोगों से अपील करते हुए एक ट्वीट किया है कि प्रिय प्रदेश वासियों, मेरी अपील है कि ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग सिर्फ कृषि कार्यों और माल ढुलाई के लिए ही करें।
बता दें कि भीतरगांव के कोरथा गांव निवासी राजू केवट के बेटे का शनिवार मुंडन संस्कार था। मुंडन में शामिल होने के लिए करीब 50 ग्रामीण ट्रैक्टर ट्रॉली से फतेहपुर गए थे। शाम को वापस गांव लौट रहे थे। गांव से करीब 4 किलोमीटर पहले सार भीतरगांव मार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित हुआ और सड़क किनारे खंत में जाकर गिर गया। इसमें कई फीट तक पानी भरा था। ट्रॉली में सवार महिलाएं, बच्चे और किशोरियां नीचे दब गई। हादसा देख आसपास के लोग वहां पहुंच गए। पुलिस व प्रशासन की टीम भी कुछ देर बाद पहुंची। करीब 2 घंटे बाद मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाल सके। हादसे में 26 लोगों की जान चली गई है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारी वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। इसी उद्देश्य के साथ आप खबरों को राष्ट्रप्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।